हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उससे संबंधित यानी 1885 से हम लोग 1947 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे जुड़े हुए, उन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट एग्जाम क्रैक करना है। तो उससे रिलेटेड जितने तथ्य यानी उन सारे टॉपिक में, यानी 1885 से लेकर के 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनसे जुड़ी जो भी तथ्य है, उन सारे चीज़ों को खंगालने का हम लोग प्रयास करें। मीन्स ऐसा कुछ ना छूटे जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हम लोग उसको मिस कर जाए। तो ऐसा कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। हम लोग लगभग हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास में, यानी कि जो आपका होम रूल लीग से संबंधित क्लास है, उसमें हम लोग आगे, यानी आज की क्लास में हम लोग होम रूल के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। होम रूल लीग जो कि आपका 1916 में आपका होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आज की क्लास में हम लोग मेनली जो है इसके बारे में ही जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले दोस्तों, हम लोग ये पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पहली क्लास में जो है इससे संबंधित जो क्लास थी पहली, उसमें हमने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित क्या क्या मीन्स क्या, किन कारणों में, किन परिप्रेक्ष्य में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, हमने उनको जाना। उसके बाद हम लोग उसके सारे अधिवेशनों को जाने, यानी स्टेप बाय स्टेप जो 1947 तक अधिवेशन हुए, उन सारे अधिवेशनों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाने। उसके बाद 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है तो हम लोग उसको भी पढ़े। उसके बाद 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन होता है, दो दलों में, आपका एक गरम दल और एक नरम दल, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको भी जाने। आज हम लोग 1916 की घटना को जानेंगे, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। दोस्तों, जब भी होम रूल लीग की यानी ये शब्द जब भी माइंड में आता है, कान में आता है, तो यानी कान में जब भी सुनने को मिलता है तो दो नाम हिट करते हैं अक्सर। यानी जो भी स्टूडेंट है, जिन्होंने भी हिस्ट्री को पढ़ा है थोड़ा भी, तो वो जब भी इस शब्द को सुनेंगे तो उनके माइंड में दो नाम आता ही आता है। एक आपका तिलक, और यानी बाल गंगाधर तिलक जी, और एक एनी बेसेंट। और मेनली इन्हीं दोनों का योगदान रहा इस होम रूल लीग की स्थापना कहिए या आंदोलन में। तो हम लोग जो है आज इस होम रूल लीग को जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जो है एनी बेसेंट के द्वारा और किस प्रकार जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इससे यानी कि हम लोग आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, जो कहिए, मैंने ये फील किया है डीपली कि जो हिस्ट्री जो है वो हमेशा है ना, आप कहानी की तरह पढ़ो। मीन्स उसको लोड लेकर के, उसको हेडेक बना करके मत पढ़ो, उसको स्टोरी की तरह पढ़ो और उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। मीन्स ये नहीं है कि कहीं से कोई टॉपिक उठाए और बस पढ़ लिए, ऐसे नहीं। अगर आप एंशियन हिस्ट्री को पढ़ो, फिर उसके बाद मिडाइवल को पढ़ो, फिर उसके बाद मॉडर्न को पढ़ो, तो वो कॉन्सेप्चुअल आपका हो जाएगा हिस्ट्री। वो जब भी आप उसको यानी जब इस तरह से पढ़ोगे तो वो आपका लंबे समय तक याद रहेगा। मान लो आपको एंशियंट से नहीं पढ़ना है, आपको मिडाइवल से ही पढ़ना है, तो मिडाइवल को ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। अगर आपको मॉडर्न से ही स्टार्ट करना तो मॉडर्न को स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ो। एंशियंट ही पढ़ना है तो आप एंशियंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और स्टोरी की तरह पढ़ो। और वास्तव में देखोगे तो हिस्ट्री, इतिहास क्या है, एक स्टोरी ही तो है। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कार्य किए गए, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो परिवर्तन है, वही तो इतिहास है। तो इतिहास तो आपका कहानी ही है, तो उसको कहानी की तरह पढ़ोगे तो वो इंटरेस्टेड लगेगा, वो मतलब भारी नहीं लगेगा। तो माइंड पे लोड लेके नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और कहानी की तरह पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप सबका मर्जी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, होम रूल लीग, जो कि आपका 1916 में इसकी स्थापना की गई। आपके स्थापना करने वाले कौन थे, एनी बेसेंट। दोस्तों, ये जो थी आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड की महिला थी और ये बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। और ये जो होम रूल है दोस्तों, ये होम रूल का होता है स्वशासन।
स्वशासन यानी खुद का शासन। दोस्तों ये चूंकि आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी, तो ये कॉन्सेप्ट भी है जो ये होम रूल लीग है, यह भारतीय नहीं है, यह आयरलैंड का ही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली उस काल में यानी जिस समय भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो ये आयरलैंड भी जो है अंग्रेजों का ही उपनिवेश था। तो वहाँ पर ये होम रूल लीग जो ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर यह सफल रहा। तो ये जो महिला थी एनी बेसेंट, इन्होंने भारत के आज़ादी के लिए बहुत सारा वर्क किया, भारत में युवाओं को जगाने का प्रयास किया, उनके अंदर यानी उनको ये बताने का प्रयास किया कि आप किस तरह से जो है अपनी आज़ादी को, अपने शासन को बदल सकते हो, हासिल कर सकते हो, या अपने आप में परिवर्तन कर सकते हो। तो यानी युवाओं के जगाने में, भारतीय युवाओं को जगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो चूंकि ये होम रूल जो है वहाँ पर सफल रहा था, तो उसी को यहाँ पर जो है इन्होंने सफल करने का प्रयास किया। तो आइए हम लोग इसको जो है डीपली आज जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसको डीपली जानने से पहले हम लोग इसके पीछे की यानी इसके पीछे की घटनाओं को कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जिनके तार इनसे यानी इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि इसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। तो कारण में अगर हम लोग देखें दोस्तों, कारण की अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग इसके कारण में पहला हो जाएगा आपका मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपका कब आया था? 1909 में। तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो हुआ यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को क्या क्या अलग से जो है आपका चुनाव क्षेत्र दिया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है दोस्तों कांग्रेस जो है असंतुष्ट थी, कांग्रेस असंतुष्ट थी। तो ये मॉडल में तो सुधार लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन रहता है, वहाँ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में, यानी दो भाग में विभाजित हो जाती है कांग्रेस, एक गरम दल और एक नरम दल। यानी वैचारिक मतभेद तो बहुत सालों से चले आ रहे थे, किंतु उस वैचारिक मतभेद में जो फूट है सामने जो है उभर करके आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में आता है और कांग्रेस विभाजित हो जाती है। तो यहाँ जब कांग्रेस विभाजित हो जाती तो गरम दल वाले कांग्रेस से बाहर चले जाते हैं और कांग्रेस पर प्रभुत्व हो जाता है आपका नरम दल वालों का। तो जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दोस्तों, तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जो शिथिल पड़ जाती है। शिथिल क्यों पड़ती है? क्योंकि कांग्रेस जो नरम दल वाले होते हैं दोस्तों, उनके पास पैसा होता है और गरम दल वालों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उनके पास जो है कुछ कर गुजरने की क्षमता थी, योजना थी, एक जोश था और एक भावना थी, देश प्रेमी क्रांतिकारी विचारधारा के वो लोग समर्थक थे। यहाँ नरम दल वाले के पास पैसा था, लेकिन यहाँ पर वो भावना नहीं थी। इनका मानना था कि हम जो है यानी याचना करें, रिक्वेस्ट करें, आवेदन दे सभ्य तरीके से, और अंग्रेज उस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है यानी उदारवादियों का, नरम दल वालों का व्यू था अंग्रेजों के लिए कि वो अंग्रेज समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो हम न्यायप्रिय है, हमारे साथ न्याय करेंगे, अभी नहीं कर रहे, इन फ्यूचर कभी ना कभी वो हमारे साथ न्याय करेंगे। तो चूंकि इनके पास पैसा था, लेकिन वो कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं थी, क्षमता नहीं थी, चाहत नहीं थी। और जिनके पास कुछ कर गुजरने की शक्ति थी, इच्छा थी, चाहत थी, जोश था, उनके पास पैसा नहीं था। तो यहाँ दोनों चीज ऑपोजिट जा रहा था। तो कांग्रेस क्या हो गया, धीरे धीरे जो है शिथिल पड़ती चली गई। और यहाँ अंग्रेजों के लिए अच्छा हुआ, अंग्रेज तो ये सोचे कि यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिए, यानी कांग्रेस से जो है आपका मुस्लिमों को अलग कर दिए। 1907 में आपका क्या हुआ कि कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया। तो अंग्रेजों के लिए ये पॉजिटिव चीज़ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो आपस में ही लड़ मरेंगे, इनके लिए तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि ये आपस में ही लड़ मरेंगे, इनके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये इनके वैचारिक मतभेद जो है कभी खत्म नहीं होंगे और ये कभी एक नहीं होंगे, और जब तक ये एक नहीं होंगे हमें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो क्या अंग्रेज संतुष्ट हो गए, अंग्रेज संतुष्ट हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो कांग्रेस के नरम दल वाले थे, नरम दल वालों और मुस्लिम लीग के लिए जो है वो काम
कुछ किए। मुस्लिम लीग के लिए ही दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये जो मॉर्ले मिंटो सुधार, ये मॉर्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। इसके तहत ये 1909 में जो है यह सुधार अधिनियम लाया जाता है, जो कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र के व्यवस्था के करता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यानी नरम दल वालों के लिए भी काम करते हैं अंग्रेज और मुस्लिम लीग के लिए भी, किंतु गर्म दल वालों को क्या करते हैं, वो दमन करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, जिसमें हम लोग देखे थे लाल, बाल, पाल और आपका अरविंद घोष, इस टाइप के जो क्रांतिकारी नेता सब थे, तो उनका क्या हुआ, यानी कि गलत इल्जाम लगाकर उनको है जो जेल में भरना शुरू कर देते हैं। तो जो अरविंद घोष रहते हैं और आपका बिपिन चंद्र पाल, ये क्या करते हैं, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेते हैं और इनको बाल गंगाधर तिलक जी को पकड़ करके मांडले जेल में डाल दिया जाता है आपका 1908 में। और लाला लाजपत राय जी क्या हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो यहाँ गर्म दल का जो है समझिए एक तरह से जो है इस राजनीति से जो पूरा सफाया हो जाता है। यानी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग उभर तो रहे हैं, लेकिन उनको लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं मिल रहा है। मीन्स जब तक आपके पास लीडर नहीं है तो कोई विचार, कोई भावना, कोई भीड़ जो है कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकती। तो वहाँ लीडर का अभाव था। कोई भी जो है, चूंकि अंग्रेजों की नीति दमनकारी स्टार्ट हो गई थी, जो भी इस तरह के मंच पर लोग खड़े होते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, उनको क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। तो लोग जो है उनका विरोध खुल करके करना छोड़ दिए। तो यहाँ क्या हो गया, गर्म दल वाले शिथिल पड़ गए और कांग्रेस में जोश की कमी थी। उदारवादी लोग जो थे, जोश की उनमें कमी थी, वो यानी याचना, रन, रिक्वेस्ट का माध्यम अपनाते थे और अंग्रेजों को उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं था। तो यहाँ पर है एक कारण हो गया आपका मॉर्ले मिंटो सुधार, जिससे कि कांग्रेस असंतुष्ट थी। कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो उसको कहीं ना कहीं जो ये योजना के तहत उनको बेच दिया गया। यानी कांग्रेस को पूरी तरह से जो है तोड़ने का प्रयास किया गया आपका सांप्रदायिकता के आधार पर। तो पहला रीजन हो गया आपका। दूसरा रीजन जो है 1911 का बंगाल विभाजन को रद्द करना, विभाजन को रद्द करना। तो दूसरा कारण इसको बंगाल विभाजन का रद्द करना इसलिए था दोस्तों, क्योंकि हमने देखा कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किंतु 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है, उसमें जॉर्ज प्रथम और जो क्वीन मैरी रहती है वो आती है, तो उसमें दो घोषणाएं करते हैं। एक कलकत्ता को राजधानी परिवर्तित करके नई दिल्ली लाते हैं, दूसरा जो है जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, उस विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लीग असंतुष्ट रहते हैं। मुस्लिम लीग असंतुष्ट। ये मुस्लिम लीग क्यों असंतुष्ट रहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया जाता है तो एक भाग में क्या किया जाता है, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहता है, पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। तो जो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहता है, तो लॉर्ड कर्जन वहाँ जा करके बार बार बोलते हैं कि आपका हित अलग है, आपका यानी लाभ अलग है, आपका धर्म अलग है, आपकी यानी कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, कांग्रेस हिंदू की पार्टी है, वो आपका भला नहीं करेगी। तो इस ये थॉट दिखा के यानी उसका विभाजन करते बंगाल का। फिर जब बंगाल का एकीकरण हो जाता है 1911 में, तो मुस्लिम लीग को ये चीज़ बुरा लगता है, यानी उसी बेस पर उन्होंने बंगाल का विभाजन किया और फिर विभाजन को रद्द कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग भी इस अंग्रेजों से क्या हो जाती है, असंतुष्ट हो जाती। तीसरा जो रीजन है आपको इसके आपका 1914 में जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध आपका आरंभ होता है। प्रथम विश्व युद्ध आपका जून में आरंभ होता है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होता है तो वहाँ बिना कांग्रेस की अनुमति लिए, यानी बिना किसी बड़े नेता की अनुमति लिए जो है वो लोग युद्ध में शामिल होते हैं, भारतीयों के युद्ध में शामिल करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि जो आर्थिक बोझ है भारतीयों पर अधिक पड़ता है, मीन्स कर का बोझ बहुत अधिक इन पर डाल दिया जाता है। तो ये भी रीज़न एक हो रहता है इसके, यानी होम रूल के स्थापना के संबंध में कारण के रूप में। चौथा जो है दोस्तों वह है आपका 1914 में तिलक का रिहा होना। तिलक का
मांडले जेल से रिहा होना। दोस्तों 1908 में इनको है जो गलत इल्ज़ाम यानी देशद्रोह के इल्ज़ाम में जो है इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, मांडले जेल में। लेकिन 6 साल बाद जब ये जेल से रिहा होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि क्रांतिकारी उस काल तक जो है क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बहुत सारे उभर करके आने लगते, लेकिन उनको एक लीडर की आवश्यकता थी, यानी खुल करके जो अंग्रेज़ों का विरोध कर सके, अंग्रेज़ों के खिलाफ बोल सके। और तिलक जी को एक ऐसा स्टेज चाहिए था दोस्तों कि वह बाहर आकर के अपने विचार, क्योंकि वह बहुत उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। उनके अंदर हिम्मत थी अंग्रेजों का सामना करने का, तो उनको एक मंच चाहिए था और जनता को क्या चाहिए था, एक लीडर चाहिए था। तो मंच देने का ही काम किया किसने दोस्तों, होम रूल लीग यानी एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना का जो है कॉन्सेप्ट आपका दिया गया। तो ये होम रूल लीग का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, यानी बाल गंगाधर तिलक जी के लिए भी जो एक स्टैंड कहिए, एक मंच कहिए, जहाँ से वह अपने विरोध, अपने आक्रोश, अपने राष्ट्रवाद का जो है आगाज कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कारण से दोस्तों, यानी ये सब कारण है आपका होम रूल लीग की स्थापना का। आइए हम लोग आगे इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब यानी कि तिलक जी जब बाहर आते हैं आपका मांडले जेल से, तो उनकी बात होती है आपका एनी बेसेंट से, और इस कॉन्सेप्ट को ये लोग दोनों मिल करके लाने का प्रयास करते हैं और दोनों जो है सहमत होते हैं। तो हम लोग अलग अलग जानेंगे कि क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है दोनों का दोस्तों अलग अलग है, मीन्स कॉन्सेप्ट तो एक है बट इन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। सारा कुछ एक है, उद्देश्य एक है, कॉन्सेप्ट एक है, रीजन भी एक ही है, लेकिन इनका क्षेत्र यानी कार्य क्षेत्र जो है अलग अलग है। तो तिलक का जो कार्य क्षेत्र है वह दोस्तों आपका महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों हम लोग जानते हैं गुजरात पहले क्या था, महाराष्ट्र का ही हिस्सा था। तो ये आज का गुजरात, फिर आपका कर्नाटक और मध्य प्रांत, आज का जो मध्य प्रदेश है इसका भी कुछ हिस्सा। यहाँ महाराष्ट्र तो है दोस्तों, लेकिन याद रखिए मुंबई को छोड़कर यानी मुंबई जो है इसमें शामिल नहीं रहता है। और इसका जो है आपका मुख्यालय कहाँ रहता है, पुणे। ये हो गया, यानी तिलक जी जो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं वह होम रूल आपका कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में, मुंबई को छोड़ करके गुजरात में, कर्नाटक में और मध्य प्रांत जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल रहता है। तो यहाँ और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपका कहाँ हो गया, पुणे। और इनका एनी बेसिन का जो क्षेत्र रहता है दोस्तों, एनी बेसिन का क्षेत्र यानी इस क्षेत्र को छोड़कर जो तिलक जी का जो क्षेत्र है, इस तिलक जी के क्षेत्र को छोड़कर के पूरे भारत पर जो है इस होम रूल लीग की यानी यह आंदोलन जो है होम रूल लीग आंदोलन या एनी बेसेंट जी चलाती है। और इनका जो है मुख्यालय कहाँ है, अडियार, जो कहाँ पड़ता है, तो मद्रास में। ये हो गया इनका मुख्यालय। और इनका क्षेत्र कहाँ हो गया, अखिल भारतीय, यानी पूरा भारत पर जो है इनका यह क्षेत्र रहता है। और अगर पहले स्टार्ट करने की बात हो दोस्तों, तो पहले स्टार्ट यानी कॉन्सेप्ट तो आपका एनी बेसेंट जी का था, बट स्टार्ट जो किया भारत में सबसे पहले तो वो किन्होंने किया, तो वह आपका किया तिलक जी ने, यानी प्रथम शुरुआत इन्होंने की। और उसके बाद यानी इन्होंने शायद अप्रैल मई में शुरू की, और ये एनी बेसेंट जो है आपका शायद सितंबर अक्टूबर में शुरू करती है। यानी कि कॉन्सेप्ट इनका है लेकिन वर्क इनका आरंभ होता है, सबसे पहले वर्क ये स्टार्ट करते हैं और बाद में इनका वर्क स्टार्ट होता है। इसके यानी कि इस होम रूल लीग की जो स्थापना के माध्यम से दोस्तों उन्होंने होम रूल लीग यानी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के थ्रू वो पब्लिक को ये बताना चाह रहे थे कि हम अपना शासन खुद चला सकते, मीन्स एकदम अचानक से अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सकता है, उनका उन्मूलन किया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन हम अंग्रेजों के शासन में रह करके जो है अपने शासन को पा सकते हैं, अपने शासन को चला सकते हैं।
हमें यानी महारानी के अंदर में रहकर भी हम अपना स्वशासन चला सकते हैं। तो ये होम रूल लीग का एक संदेश था लोगों के बीच में, और उस टाइम तक सच में समझ में आ गया था लोगों को कि अंग्रेजों को भगाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति हो चुकी थी 1857 की क्रांति, वहाँ से भी लोग सीख लिए थे। उसके बाद कांग्रेस की असफलता जो लगातार धीरे धीरे, यानी कांग्रेस आप देखिए 1885 में स्थापना हुई, लेकिन यहाँ तक जो है कुछ भी 1916 तक कुछ भी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं नागरिकों को, जनता को ये समझ में आ गया कि अंग्रेजों को जो है भगाना आसान नहीं है इतना, तो हम लोग क्यों ना उसके छत्र छाया में, यानी रानी ब्रिटेन की छत्र छाया में रहकर की जो है हम अपना शासन चलाएं। इसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, दो अखबार थे आपके, दो अखबार थे तिलक जी के, और दो अखबार थे आपके एनी बेसेंट जी के। तो तिलक के एक अखबार थे केसरी, और एक थी मराठा, और इनकी अखबार थी एक कॉमनवेल्थ, और एक था आपका, एक आपका न्यू इंडिया। तो ये दो अखबार, ये कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया जो है दोस्तों, ये आपका एनी बेसेंट जी का अखबार था। इस न्यू इंडिया में दोस्तों, ये इसका जो नाम था पहले आपका, यानी न्यू इंडिया का मद्रास स्टैंडर्ड करके एक इस अखबार का नाम था, स्टैंडर्ड। तो ये चूंकि इस अखबार, ये अस्तित्व में पहले से थी दोस्तों, मद्रास स्टैंडर्ड, यानी इस नाम से ये जो पत्रिका थी पहले से अस्तित्व में थी। इसको खरीदा गया, यानी जो पेमेंट उनको किया गया, और इस अखबार को खरीद लिया एनी बेसेंट जी ने। और इसका नाम, चूंकि यह फेमस इतना नहीं था यह अखबार, तो इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, न्यू इंडिया। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपका कॉमनवेल्थ नामक जो अखबार है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी जो होम रूल लीग का जो कॉन्सेप्ट है इस अखबार में सबसे पहले लाया गया। तो अखबार के थ्रू उन्होंने क्या किया कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाना आरंभ किया कि आप अपनी शासन खुद कर सकते हैं, महारानी के नेतृत्व में, उनकी छत्र छाया में आप अपना शासन करो, आप अपने शिक्षा को बढ़ाओ, आप अपना सामाजिक सुधार करो, आप अपना राजनीतिक विकास करो, आप अपना आर्थिक विकास करो, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सी कुरीतियां जो है भारत में फैली हुई थी। तो इस अखबार के माध्यम से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाना आरंभ किया कि आप खुद का शासन करो, अपनी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करो, अपनी आर्थिक सुधार करो, अपना राजनीतिक सुधार करो। ये सब उन्होंने इस अखबार के थ्रू जो है संदेश लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था। सबसे पहले अगर यानी इस चीज़ को फैलाने की बात है, यानी लोगों तक पहुंचाने की बात है, तो आपका ये अखबार होगा कॉमनवेल्थ। और अगर तिलक जी की बात करें दोस्तों हम लोग, तो ये तिलक जो है, इनका दो अखबार था आपका, एक केसरी और एक मराठा। ये केसरी जो थी दोस्तों, यह मराठी भाषा में थी, और मराठा जो है दोस्तों, ये मराठी भाषा में नहीं है, बिल्कुल भी, यहाँ जस्ट ऑपोजिट है। यानी लोग 90% टिक करके आएंगे जो पढ़े नहीं रहेंगे, अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो मराठा को क्या करेंगे, मराठी भाषा में टिक करके आएंगे, बट ये आंसर नहीं है। मराठा जो है आपका अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है, और केसरी क्या है, मराठी भाषा में। और ये एनी बेसेंट का जो भी दोनों अखबार है वो अंग्रेजी में है, यानी इंग्लिश में है, क्योंकि ये आयरिश महिला थी तो इंग्लिश पे इनका कमांड था अधिक। तो ये दोनों, इनका दोनों अखबार जो है आपका अंग्रेजी में है, और इनका केसरी जो है मराठी भाषा में, और मराठा जो है क्या है, अंग्रेजी भाषा में। तो इसके माध्यम से क्या हुआ दोस्तों कि ये दोनों जो है अपना, यानी अपना जो संदेश था लोगों तक पहुंचाना आरंभ कर दिए। और धीरे धीरे जो है इसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है लोग जुड़ना आरंभ कर दिए, क्योंकि यह जो है दोस्तों, यानी ये जो होम रूल लीग का जो कॉन्सेप्ट है, यह उग्रवादियों, यानी कि जो उदारवादी है उनके लिए भी अच्छा था, और उग्रवादी यानी कि जो नरम दल और गरम दल, इन दोनों के बीच का यह रास्ता था। यानी यहाँ संवैधानिक सुधारों की भी बात की जाती थी दोस्तों, और जो कि आपका नरम दल वालों का थॉट था, कॉन्सेप्ट था, और यहाँ गरम दल वालों का जो थॉट था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
यानी हमने पिछली क्लास में देखा था ना, स्वराज और बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये सब 4 कॉन्सेप्ट जो है पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह गर्म दल वालों ने 1907 के अधिवेशन में रखना चाहा था। तो ये दोनों चीज़ का मिक्सअप रूप जो क्या था दोस्तों, यह होम रूल आंदोलन। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है किसी का विरोध, यानी ना इसका नरम दल वालों ने विरोध किया और ना ही इसका गर्म दल वालों ने विरोध किया, बल्कि दोनों का सपोर्ट इसको मिला, क्योंकि यह दोनों के बीच का रास्ता था। क्लियर हो गया दोस्तों। तिलक अखबार कहाँ क्या हुआ, केसरी, जो कि मराठी भाषा में है, मराठा है अंग्रेजी भाषा में। और इनका एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इनके अखबार तो आप याद कर लो। तो कॉमनवेल्थ जो है आपका एक हुआ और एक न्यू इंडिया, और ये दोनों जो है इंग्लिश में, यानी ये दोनों अखबार था। तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, इसका असर इतना ज़्यादा हुआ, लोग जो है इससे जुड़ते चले गए धीरे धीरे, और यह जो है एक मतलब कि पूरे देश में इसका असर देखने को मिलता है। किंतु 2-3 साल में, यानी 2-4 साल में यह धीरे धीरे जो है आपका ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म होता है दोस्तों, 1919 में आपका आता है मॉन्टेग्यू। कभी इसमें इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी दोस्तों, एक क्लास लूंगी इसके बारे में। जेम्स फोर्ड सुधार, तो ये अंग्रेजों के द्वारा यह जो है अधिनियम लाया जाता है, और इस अधिनियम का जो है एनी बेसेंट क्या करती है दोस्तों, सपोर्ट कर देती है। एनी बेसेंट क्या करती है, सपोर्ट कर देती है। तो जब अंग्रेजों की नीतियों के, उनके अधिनियमों का जो इसके मेन कार्यकर्ता के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस होम रूलिंग आंदोलन पर जो है इसका असर पड़ता है। लोगों के माइंड से जो है इसका असर कम होने लगता है, क्योंकि जो इसका बड़ा कार्यकर्ता, बड़ा नेता, अध्यक्ष ही इसका सपोर्ट करे, तो कहीं ना कहीं इसका शिथिल पड़ना जरूरी है। तो यानी एनी बेसेंट जो है इसका जब सपोर्ट करती है तो इसका असर जो है इस पर पड़ता है। उसके बाद और एक रीज़न होता है इसके शिथिल पड़ने का दोस्तों, जो इस यानी 1919 तक क्या होता है कि गांधी जी का जो है सक्रिय योगदान भारतीय राजनीति में हो जाता है। यानी हम लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं आपके गांधी जी, उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर अहमदाबाद मिल जो आंदोलन होता है। इस तरह से धीरे धीरे जो उनका वर्चस्व जो है भारतीय राजनीति पर होने लगता है। इस तरह से क्या होता है, ये चीज़ जो है आपका धीरे धीरे जो है कम हो जाता है, लोग इससे दूर होने लगते हैं, और धीरे धीरे जो ये ख़त्म हो जाता है इसका असर। तो यानी कि फिर भी मान लीजिए कि 3-4 साल बाद इसका असर कम हो जाता है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वह कम नहीं है, उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, होम रूलिंग से संबंधित जो भी टॉपिक थे, जो भी इससे जानकारियाँ इससे संबंधित थी, वो सारा मैंने बता दिया। आप लोग कोई बुक लीजिए, इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तरों को हल कीजिए, जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट होगा, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और एक दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।